हाँ जी। कभी कभी ना यहाँ से भी सवाल आ जाता है, एक दो दफा सवाल इस तरह के एक चैप्टर में से आया हुआ है, तो इसलिए इसकी भी रीडिंग कर लेनी चाहिए। The purpose of a bank reconciliation statement is to reconcile the difference between the cash book balance and the bank statement balance। मतलब बीआरएस का पर्पज ये यहाँ तक एक वो आ सकता है कि जी विच स्टेटमेंट इज ट्रू, और पर्पज कोई और भी लिखे जा सकते हैं, जिसमें से एक पर्पज ये होगा कि हमने business record of their bank account and bank records and according to their, कहता है कि बिजनेस का अकाउंट जो बैंक में पड़ा हुआ है उसका रिकॉर्ड, और जो उसने खुद रिकॉर्ड मेंटेन किया उसको रिकॉर्ड को रिकंसाइल करना ही पर्पज है। Debit and credit are reversed in the bank statement because the bank records the transaction from its point of view for each of its customers account separately। कहता है जो हम डेबिट करते हैं बैंक उसको क्रेडिट कर रहा होता है, जो हम क्रेडिट करते हैं बैंक उसको डेबिट कर रहा होता है। Ideally the bank statement from both sources should match but it is not usually the case। कहता होना तो यही चाहिए कि दोनों एक जैसे होने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। डिफरेंस की वजह error and omission unrecorded items in the cash book, error or omission by bank, these are quite rare but do happen। कहता ये होता तो बहुत कम है कि बैंक स्टेटमेंट में एरर हो, लेकिन ऐसे क्योंकि वहां एक सिस्टमेटिकली काम हो रहा होता है, कंप्यूटराइज काम हो रहा होता है, कहता फिर भी हो सकता है। और दूसरा है टाइम का डिफरेंस। तीन तरह के एरर होते हैं, एरर इन द कैश बुक, एरर इन द बैंक स्टेटमेंट और टाइम पे। जैसे कुछ रिकॉर्ड हम पहले लिख लेते हैं, बैंक बाद में लिखते हैं, कुछ बैंक पहले लिख लेता है, हम बाद में लिखते हैं। Preparation of bank reconciliation ensure that all difference are known and accounted for। हाँ ये भी एक अच्छी चीज है, यहाँ से भी सवाल बन सकता है। वो कहता है कि जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का जो जब हम करते हैं ये इंश्योर करते हैं कि सारे डिफरेंस का पता चल गया है और हमने लिख लिए हैं। There is no embezzlement of funds or uncorrected errors in accounting records relating to the bank। तो भाग आप कोई मसला इसमें नहीं है, ना कोई एम्बेजलमेंट का मतलब होता है कोई खोट बोट दोना, कोई चीज जानबूझ के गलती करना। The reconciliation is carried out frequently, usually at the end of the each month। कहता है कि ये कभी भी बनाई जा सकती है रिकंसिलिएशन, लेकिन जो नॉर्मली बनाई जाती है वो पर मंथ होती है। हाँ ये पेज भी इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन इसमें से ना एक डेफिनेशन आ जाती है। सबसे पहले वो कहता है कि कैश इज रेडी। क्या मतलब होता है, हमारे पास कैश अवेलेबल है, फिजिकल कैश अवेलेबल है, जिसको आप पैटी कैश भी कह सकते हो, कि जो हम छोटे मोटे अखराजात को मीट करने के लिए कैश अपने पास रखते हैं। एक तो होता है ना ज्यादा, आपको पता है कि जो एफबीआर है टैक्स लगाने वाले हैं, वो सबसे ज्यादा ये कहते हैं कि आप जब भी कोई लेन देन करो बैंक के जरिए करो। उसके आगे फायदे नुकसान भी हैं, लेकिन वो बाद में जाकर आप लोग पढ़ लोगे। वो कहता है कि अकाउंटिंग पर्पस के लिए कैश इंक्लूड मनी इन हैंड एंड पैटी कैश। कहता है कैश इन हैंड का मतलब क्या, जो आपके पास कैश मौजूद है, चाहे वो पैटी कैश है चाहे वो दूसरा कैश आपके पास मौजूद है। चेक, चेक की डेफिनेशन पेपर में आ सकती है। चेक इज एन एग्रीमेंट ऑफ द पेमेंट बिटवीन टू इंडिविजुअल। देखो ना, चेक एक कागज का टुकड़ा है जिसके ऊपर सिग्नेचर जब अगर हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि आप एग्री कर रहे हो कि किसी बंदे को पैसे दे रहे हो या उससे पैसे ले रहे हो। चेक इज एन एग्रीमेंट ऑफ पेमेंट बिटवीन टू इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन। सो व्हेन यू राइट अ चेक यू आर एग्रीइंग टू पे अनदर इंडिविजुअल। कहता है जब आप चेक किसी को लिखकर देते हो तो इसका मतलब है आप एग्रीड हो कि ये पैसे दूसरे को दे रहे हो। सपोज दैट आप ऐसा भी तो कर सकते हो कि आपने चेक लिख कर दे दिया, आपके अकाउंट में इतने पैसे ही नहीं है, या आपने जानबूझ के गलत सिग्नेचर कर दिए, इसका नुकसान क्या होगा? उसको तो पेमेंट नहीं होगी, आपका भी नुकसान है, आपका भी नुकसान है, आपके खिलाफ केस हो सकता है। वो कहते हैं ना चेक बाउंस हो जाना, या बोगस चेक के बारे में आपने सुना होगा। उसका एक तरीका कार होता है, वो क्या करते हैं कि वो चेक
वो एक नोटरी पब्लिक होता है, उसमें जाकर ना वो चेक दे देते हैं, वो एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करते हैं उस चेक को। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर उन्हें लगे कि हाँ वाकई इस बंदे ने फ्रॉड किया है, जानबूझ के गलत चेक दिया है, देखिए चेक देने का मतलब तो यही है ना कि हमने उसकी पेमेंट करनी है, तो अगर आपने गलत चेक दे दिया तो उसके खिलाफ केस हो जाता है। दैट यू ओव देम एंड यू आर इंस्ट्रक्टिंग योर बैंक टू मेक दैट पेमेंट। कहते हैं आप उसके मकरूज हैं और अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि इसको पेमेंट कर दे। तो चेक क्या हुआ, दो पार्टीज या दो ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान एक एग्रीमेंट है। जब भी हम किसी को चेक लिख कर देते हैं तो ये एग्री करते हैं और अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कि इतनी अमाउंट की पेमेंट कर दे। पे ऑर्डर, पे ऑर्डर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, चेक अगर आपने किसी की पेमेंट करनी है, जो पे ऑर्डर होता है ना, वो ये होता है कि आप लोग ये अक्सर, अब पहले, अब तो इसका इतना रिवाज नहीं रहा जब से ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होना शुरू हो गई। पहले क्या होता था, सपोज दैट आपने पैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन को पे करने हैं, तो आप कहते हो जी अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन में पैसे लेकर जाता हूँ तो रास्ते में चोरी ना हो जाए या कुछ इस तरह का मसला ना हो जाए, तो आप क्या कहते हो कि सपोज दैट आप मुस्लिम कमर्शियल बैंक में चले गए, एमसीबी में चले गए। अब एमसीबी में जब आप गए तो वहां पर आपने उन्हें पैसे दे दिए और एक पे ऑर्डर बनवा दिया उस बंदे के नाम का, जिस बंदे के अकाउंट में या जिस बंदे को वो पैसे देने, अकाउंट में भी नहीं, जिस बंदे को पैसे देने उसके नाम का पे ऑर्डर बनवा दिया। तो होगा क्या, आपने उसको पैसे, बैंक को पैसे दे दिए, बैंक ने आपको पे ऑर्डर बनाकर दे दिया। अब आपने करना क्या, उस बंदे को वो पे ऑर्डर दे दे बस। अब इंटरेस्टिंग बात, पहली बात कि जो पे ऑर्डर होता है वो नॉट निगोशिएबल होता है। निगोशिएबल का पता है, जैसे मैंने आपको चेक दे दिया, आप वही चेक किसी और को दे दें, इसको कह देते हैं आपने निगोशिएट कर दिया चेक आगे। मतलब मैंने आपको चेक दिया, आपको दिया, आप जब पैसे ले लें, आपने अगले किसी बंदे को दे दिए जिसके आपने पैसे देने थे, तो ये निगोशिएट हो गया। लेकिन जो पे ऑर्डर होता है वो नॉट निगोशिएबल होता है। जिस बंदे के नाम का होगा ना, सिर्फ वही बंदा पैसे ले सकता है। सिक्योर पेमेंट हो गई। दूसरा, ये डिसऑनर नहीं होता, पैसे तो आप पहले देकर आ रहे हो, मतलब बैंक को पैसे दे रहे हो, अब तो बस फॉर्मेलिटी है कि जाकर आपने उस ब्रांच से किसी और जगह से वो पैसे निकलवाने। तो ना ये निगोशिएबल होता है और ना ही, हाँ ये एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है कि उस टाइम के बाद में उसकी डेट एक्सपायर हो जाती है। जैसे चेक की 6 महीने डेट होती है, इसकी भी एक डेट होती है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है। तो पे ऑर्डर, ये इसका नाम ना एक डिमांड ड्राफ्ट के तौर पर भी इस्तेमाल होता था। डिमांड ड्राफ्ट भी से कहते हैं। It is issued by the bank on behalf of the customer, stating an order to pay a specific amount to a specific person. कहते हैं आप बैंक में गए, बैंक में जाकर कहते हैं कि जी मैंने फलां बंदे को इतने पैसे देने हैं, ये पैसे पकड़ो और ये उसको दे देना। अब वो उसके कुछ चार्जेस भी बैंक लेता है, तो बैंक आपको एक पे ऑर्डर बना के दे देगा और वही पे ऑर्डर आप मोस्टली, जब पहले कंपनीज होती थी ना, वो भी कहती थी कि आप ना हमें पे ऑर्डर बनवा के भेज दें, तो हम पैसे जमा करवाते बैंक में, वो पे ऑर्डर कंपनी के नाम भेज देते थे, वो कंपनी पे ऑर्डर लेकर जाकर वहां से पैसे ले लेती। A pay order is a pre-printed word, not negotiable. चेक निगोशिएबल होता है, लेकिन ये निगोशिएबल चेक की भी कई टाइप्स होती हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसलिए हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। There is no chance of dishonoring as amount is already prepaid. Once issued pay order is valid for a certain period. ठीक होगी बात। फिर बैंक ट्रांसफर, ये तो आपको पता ही है। बैंक ट्रांसफर से क्या मुराद है कि आप लोग एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवा देते हो। आजकल ये सबसे ज्यादा है ऑनलाइन, एक जायज कैश से दूसरे जायज कैश में ट्रांसफर करना, ये बैंक ट्रांसफर कहना। बस आप जायज कैश ना कहें, बैंक का नाम इस्तेमाल कर ले। An amount transferred directly from bank account holder to the another party on the instruction of the first person. Debit and credit card. हाँ, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या होता है? डेबिट कार्ड का मतलब ये होता है कि आपके अकाउंट में पहले से पैसे होने चाहिए,
जब आप उस कार्ड को इस्तेमाल करते हो पहले से पैसे मौजूद होंगे, आपका कार्ड वैलिड होगा। एक होता है क्रेडिट कार्ड कि आपको बैंक कुछ पैसे, कुछ अमाउंट इसलिए दे देता है कि अच्छा आप 1 लाख तक एक्स्ट्रा भी अगर पेमेंट कर देते हैं ना तो वो ओवरड्राफ्ट हो जाएगा, फिर जब आपके पैसे आएंगे हम उसमें से काट लेंगे। इसके फायदे भी हैं। फायदे तो ये है कि बैंक कहता है कि अगर ठीक है आप 1 लाख तक शॉपिंग कर लो, अगर आपके विद इन 15 डेज या 10 डेज पैसे हमारे वापस आ गए तो हम आपको कोई इंटरेस्ट चार्ज भी नहीं करेंगे, ना ही कोई एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे। सिर्फ यह है कि अपने नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ाने के लिए बैंक। तो पीपल ऑफन यूज दीज पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज परचेज फ्रॉम बिजनेस। Once sale is made, the business asks the credit card company to make the payment on behalf of the card holder। होता ये है कि जब वो कार्ड स्वाइप किया जाता है ना तो एक तरह की एक इंस्ट्रक्शन चली जाती है बैंक को कि भाई इस कार्ड होल्डर के बिहाफ के ऊपर इस कंपनी को इतने पैसे पे कर दो। The credit या डेबिट कार्ड ऑफ द कंपनी then recover the cash from the card holder। ऑनलाइन पेमेंट ये भी अब आम है। Many modern business now accept online payments for sale of goods and provision of services। Payment is often received through the credit card या in usual way, या कुछ और भी आ गए हैं थर्ड पार्टी, जैसे पेपाल है, आजकल पेपाक के नाम से एक कार्ड इंट्रोड्यूस हुआ। स्टैंडिंग ऑर्डर के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन इसमें एक चीज हमने पढ़ी थी, एन इंस्ट्रक्शन अ बैंक अकाउंट होल्डर टू पे गिव्स टू देयर बैंक टू पे सेट अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल ऑफ अनदर पार्टी। सेट अकाउंट का मतलब क्या होता है? सेट अमाउंट एक फिक्स्ड अमाउंट होती है कि भाई ये अमाउंट आपने पे करते रहने। डायरेक्ट डेबिट अ मेथड ऑफ पेमेंट इन विच पर्सन पे अलाउ अनदर पार्टी टू कलेक्ट डिफरेंट अमाउंट फ्रॉम पेज अकाउंट और रेगुलर बेसिस ऑफ। स्टैंडिंग ऑर्डर में एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है और इसमें एक डिफरेंट अमाउंट होती है, वो अमाउंट कोई भी हो सकती है। फिर ये आपको पता है कि नॉर्मल या फेवरेबल कैश, जो कैश बुक का बैलेंस है तो उसे डेबिट कहते हैं, और ओवरड्राफ्ट अनफेवरेबल उसको क्रेडिट बैलेंस। ये उसने एक फॉर्मेट दे दिया, ये पास, अच्छा बैंक स्टेटमेंट का दूसरा नाम पासबुक भी है और इसके दो ही नाम है बस, या बैंक स्टेटमेंट है या कैश बुक के कई नाम होते हैं। हाँ जी, यहां से ये उसने बारी बारी डिफरेंट काजेस ऑफ डिफरेंस के बारे में पढ़ाया है और ये सारा हमने पढ़ लिया। ये अब उसने बारी बारी इन चीजों को, ये सारे डिफरेंस बताए हुए हैं। बैंक चार्जेस, डिविडेंड या इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय द बैंक, स्टैंडिंग ऑर्डर, डेबिट, डायरेक्ट क्रेडिट, dishonor checks received from the customer, error in the cash book, post-dated check, time barred, cancelled check। हाँ जी, एडजस्टेड बैलेंस के बारे में आपको आइडिया है, किसे कहते हैं? करेक्टेड बैलेंस। और ये कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट का एक जैसा होता है, और जब भी वो एडजस्टेड बैलेंस पूछेगा, ये एक फॉर्मेट बताया हुआ है, ये भी एक फॉर्मेट है, यानी एक बैलेंस लेकर दूसरा बैलेंस फाइंड कर लेना। मतलब कैश बुक का बैलेंस से लेकर ना बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस फाइंड हो जाता है, लेकिन इससे ना एडजस्टेड बैलेंस नहीं फाइंड होता। इस पर्टिकुलर तरीके से एडजस्टेड बैलेंस नहीं फाइंड होता। जो हमने पढ़ा है उससे एडजस्टेड बैलेंस भी फाइंड हो जाता है, अनएडजस्टेड भी बैलेंस फाइंड हो जाता है। चलिए जी, अब सवालों पे चलते हैं। आपका ये काम कंप्लीट हो गया। हाँ जी, बताएं सवाल जो आपसे नहीं हुए। कितने हमने डिस्कस कर लिए थे? 15 तो कर लिए थे डिस्कस। चलो, ओके। अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो बता दे, वरना फिर हम 1 बाय 1 पढ़ना शुरू कर देते हैं। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है या यही नहीं?
याशियां, चलिए फिर क्वेश्चन निकालें जरा, क्वेश्चन नंबर 16 से। चलिए जी, बैलेंस एज पर थोड़ा थोड़ा आइडिया तो आपको याद होगा। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ऑफ आसिम वाज 11,600 क्रेडिट। इधर जरा गौर फरमाइएगा, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है ये ध्यान से देखना है, और क्रेडिट बैलेंस है। हम एक साइड पर बैंक स्टेटमेंट बना लेते हैं डेबिट क्रेडिट, और एक साइड पर कैश बुक बना लेते हैं। हाँ जी, बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस है 11,600, which was not in agreement with the balance as per cash book। कहते हैं कैश बुक का बैलेंस, सबसे बीआरएस के सवाल में मसला क्या होना है, बैलेंस फाइंड कौन सा करना है, या एडजस्टेड बैलेंस फाइंड करना है, या ऊपर वाला, दोनों में से कोई एक बैलेंस फाइंड करना है। और एक सवाल वो ये आ सकता है कि बताओ ये बैलेंस कैश बुक में प्लस होगा या माइनस होगा, और वो बताएगा कैश बुक का डेबिट बैलेंस है या कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है। याद रखें, आपने ये नहीं देखना कि कैश बुक का है या बैंक स्टेटमेंट, आपने ये देखना है डेबिट है या क्रेडिट है। अगर बैलेंस है ना डेबिट, उसमें जिस बैलेंस में डेबिट होना है उसमें प्लस होना है। किस बुक में डेबिट होना है, जिसमें मर्जी, क्योंकि आपको पता है दोनों में या तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। आपने ये नहीं बैलेंस देखना कि बैलेंस एज पर कैश बुक है या बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट है। आपने सिंपल ये देखना है कि बैलेंस डेबिट है चाहे जिसका भी है, या क्रेडिट है। फिर उसके अंदर हर डेबिट, डेबिट में प्लस और क्रेडिट में माइनस, और क्रेडिट बैलेंस में क्रेडिट प्लस और डेबिट माइनस। बस इस बात को ख्याल रखना है। एक सवाल ये पेपर में आ जाता होता है, ऑन इन्वेस्टिगेशन द फॉलोइंग आइटम्स वर डिडक्टेड, check issued and paid by the bank but recorded in the cash book as ₹500। क्या लिखा हुआ है, check issued and paid by the bank 5500 recorded in the cash book as ₹500। चेक इशू करते हैं तो कैश बुक में किस साइड पर लिखते हैं, पेमेंट साइड पे। अब लिखना था 5500, लिख दिया 500, 5000 कम लिखा है तो और 5000 क्रेडिट साइड पर लिखा। ठीक, बैंक सर्विस चार्जेस नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक 420 लिख दिए। आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट, आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट किसे कहते हैं, एनसी को, नॉट अनक्रेडिटेड को 1300। उसके बाद बैंक हैज erroneously डेबिट a check of ₹900 to Asim, actually the check was issued by Asif। और हम किसकी बुक्स पढ़ रहे हैं, आसिम की। वो कहते हैं बैंक ने आसिम के अकाउंट को डेबिट कर दी, तो क्रेडिट कर देंगे कितनी अमाउंट से, 900 से। फिर अनप्रेजेंटेड चेक 1200 से। कहते हैं व्हाट शुड बी द बैलेंस एज पर कैश बुक बिफोर एडजस्टमेंट। नीचे वाला बैलेंस पूछे ऊपर वाला, ऊपर वाला। अब सिंपल, किस बुक, जिस बुक का बैलेंस गिवन होना उसको क्लोज करो पहले। बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस ओपनिंग गिवन है, उसको क्लोज करो। ये टोटल कितना आ गया, कितना, 13,800। इधर भी 13,800, इधर भी 13,800। एडजस्टेड बैलेंस कितना आ गया, 12,600। ये इधर डेबिट साइड पर आ रहा है तो इधर क्रेडिट साइड पर लिख देंगे 12,600। अब इसको क्लोज कर दें, 180, इधर भी 18020। तो जो लोअर साइड होगी उस पर हम लिख देंगे, लोअर साइड की यहां पर आ रही है 180। ये ओपनिंग बैलेंस है या क्लोजिंग है, ये ओपनिंग है, और ओपनिंग बैलेंस जिस साइड पर होता है वही होता है। तो 18020 डेबिट बैलेंस, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग कैश बुक एट बैंक ऑफ अ बिजनेस। कैश एट बैंक एज पर बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, ये हमारी कैश बुक है, और यहां पर हमारे बैंक स्टेटमेंट। हाँ जी,
कैश एट बैंक किस बुक का बैलेंस है? ये कैश बुक का नहीं बताया हुआ तो कौन सा हुआ? अगर कैश बुक का बैलेंस ना बताया हो तो फेवरेबल लेना है। तो कैश बुक का फेवरेबल डेबिट होता है और बैंक स्टेटमेंट का फेवरेबल क्रेडिट बैलेंस होता है। 4910 अनप्रेजेंटेड चेक 630, check received and paid into the bank but not yet entered on the bank statement. ओके होगी बात? एनसी क्रेडिट ट्रांसफर फ्रॉम कस्टमर एंटर्ड ऑन द बैंक स्टेटमेंट बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। क्रेडिट ट्रांसफर का मतलब क्या है कि बैंक में क्रेडिट हो गया, क्रेडिट एडवाइस, और हमने अभी तक डेबिट। व्हाट इज द कैश एट बैंक एज पर बैंक स्टेटमेंट? कौन सा बैलेंस सही, ऊपर वाला या नीचे वाला? एक बात याद रखें, जब भी बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस पूछेगा ना वो हमेशा ऊपर वाला बैलेंस पूछेगा। ये तो हो ही नहीं सकता कि वो आपसे बैंक स्टेटमेंट का रजिस्टर्ड बैलेंस पूछे। रजिस्टर्ड बैलेंस उसने कैश बुक का पूछना है, बैंक स्टेटमेंट का जब भी पूछेगा अनरजिस्टर्ड बैलेंस पूछेगा। तो सिंपल इसको क्लोज करें पहले, 5250 और हमारे पास रजिस्टर्ड बैलेंस आ गया 52। इधर ये क्रेडिट साइड पर आ रहा है, इधर डेबिट साइड पर आ जाएगा 52। इसको क्लोज कर देते हैं 5880 किस साइड पर आ रहा है? लोअर साइड पर 5420। तो ओपनिंग बैलेंस जिस साइड पर होता है वही होता है। तो 5420 क्रेडिट बैलेंस। Question number 18. Bank column of cash book showed a credit balance of rupees 8,000. There were unpresented check and bank statement show bank charges which were not recorded. What is the balance on the same? कैश बुक एक साइड पर बना लेते हैं और बैंक स्टेटमेंट डेबिट क्रेडिट। हाँ जी, कैश बुक का बैलेंस, किसका बैलेंस गिवन है? कैश बुक का 8000 क्रेडिट बैलेंस, अनप्रेजेंटेड चेक 2500 और द बैंक स्टेटमेंट शोड बैंक चार्जेस 900। क्वेश्चन कंप्लीट। यहां पर 8900, इसका एडजस्टेड बैलेंस 8900, इधर ये डेबिट साइड पर आ रहा है, इधर ये क्रेडिट साइड पर आएगा 89। क्लोज कर दो। हाँ जी, कितना? 64। ये ओवरड्राफ्ट है, ये नॉर्मल बैलेंस है। बैंक स्टेटमेंट में डेबिट साइड पर लिखा हुआ ओपनिंग बैलेंस ओवरड्राफ्ट। ये हम कंप्लीट कर लेते हैं, बट जो आपका एडिशनल क्वेश्चन है वो आपने सारे खुद कर लें, उसमें से जो सवाल नहीं होगा वो मैं करूँ। ठीक है, आपने तो कर लिए होंगे या नहीं किए हुए? हाँ, तो अच्छी बात है। ये एडिशनल सवाल करने के बाद कल हम चैप्टर नंबर 1। हाँ जी, अच्छा, वो तो फिर हमारा अंग्रेजी का मसला हो। When preparing a bank reconciliation statement, the following information is available. बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस, ये कैश बुक है और यहां पर बैंक स्टेटमेंट, डेबिट क्रेडिट है और यहां पर, वहां पर भी लाइन लगा सकते। बैलेंस एज पर कैश बुक 25,000 डेबिट बैलेंस, आउटस्टैंडिंग चेक 1500, आउटस्टैंडिंग चेक एंड नॉट प्रेजेंटेड चेक होते, अनक्लियर्ड लॉजमेंट 1300, standing order shown on the bank statement not appearing in the cash book, dividend directly deposited in the bank, बैंक में आ गया लेकिन यहां पर अभी नहीं है। what is the balance as per bank statement? सेम क्वेश्चन, ये हमारे पास आ जाएगा 25,500, 25,025
ये कितना हो जाएगा 24825। इधर क्रेडिट साइड पर है तो इधर डेबिट साइड पर आ जाएगा 24825 26325। इधर भी 26325 1300 माइनस कर दो 25025। ओवरड्राफ्ट है नॉर्मल है। इसके आखिरी क्वेश्चन अच्छे हैं, बाकी तो आसान से ही है। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 1100 डेबिट। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है यहाँ पर कैश बुक का हमारे हिसाब से आती है, और यहाँ पर हम लिखते हैं बैंक स्टेटमेंट डेबिट और क्रेडिट। हाँ जी 1000 है बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस डेबिट, 1000 हो गया। कंपैरिजन विद द बैंक एंड कैश बुक, चेक ₹13,200 पेड इन पर द कैश बुक बट नॉट येट ऑन द बैंक स्टेटमेंट। पेड बट नॉट अपीयरिंग इन द बैंक स्टेटमेंट। एनपी वो पैसे पे करते हैं ना, तो हमने लिख दिया, अभी तक बैंक में नहीं लिखा गया, मतलब हमने क्रेडिट कर दिया, बैंक ने डेबिट नहीं किया। बट नॉट येट ऑन द बैंक स्टेटमेंट एंड चेक 500 पेड आउट। अच्छा ये पेड इन है, सॉरी पेड इन पेड आउट। पेड इन का मतलब है बैलेंस आया है अकाउंट के अंदर, पेड आउट का मतलब है बैलेंस गया है। हाँ जी, तो 3200 कैश बुक में बैलेंस आया तो उसने डेबिट किया होगा, इधर हम क्या कर देंगे क्रेडिट। और पेड आउट हमने पे किया। आगे इन एडिशन द बैंक स्टेटमेंट शो क्रेडिट डिपॉजिट 800 बाय अ कस्टमर बट नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक। कौन सा बैलेंस है आफ्टर एडजस्टमेंट? कौन सा बैलेंस पूछा, ऊपर वाला नीचे वाला? नीचे वाला। बस बात खत्म होगी। लेकिन ये बात देखिए उसने पूछा कैश बुक का, तो जाकर बताना कैश बुक के अंदर है, डायरेक्ट ना बता देना, वरना फिर जवाब आपका गलत हो जाएगा। अब पहले इसको क्लोज करो। 3200 इधर, इधर भी 3200, कितना बैलेंस आ गया रजिस्टर्ड? 1700। इधर डेबिट है तो किस साइड पर आ जाएगा? ये बैलेंस उसने पूछा है, और ये बैलेंस कौन सा है, डेबिट है क्रेडिट है? ये 1700 बैलेंस कौन सा है, डेबिट है या क्रेडिट है? डेबिट बैलेंस है, क्योंकि क्लोजिंग जिस साइड पर पड़ा होता है उसकी अपोजिट बताना होता है। क्लोजिंग बैलेंस लिख बताया कहां पर जाकर? कैश बुक में लिखकर, वरना आपसे गलती हो सकती है। तो पॉजिटिव बैलेंस है एज पर कैश बुक। और उसने कौन सा पूछा है? एडजस्टेड बैलेंस। तो यही तो एडजस्टेड होता है, एडजस्टेड बैलेंस दोनों का सेम होता है। एडजस्टेड बैलेंस में ये जो अगर ऊपर वाला बैलेंस पूछता है ना, तो फिर 800 प्लस माइनस करके बताते हो, लेकिन उसने तो पूछे एडजस्टेड बैलेंस है, तो एडजस्टेड बैलेंस तो नीचे जो बैलेंस आता है वही होता है। बस ये ख्याल रखना कि कहीं प्लस माइनस करके ना लिख देना। द मेन पर्पज ऑफ बैंक रिकंसिस्टेंसी to know the bank balance, to know the bank statement, correct the cash book, identify cause of difference between cash book balance and bank statement balance. मेन पर्पस क्या है BRS का? बैंक बैलेंस देखना या एरर देखना? एरर देखना, डिफरेंस देखना। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय, ये पेपर में सवाल आया हुआ है, बैंक ऑफ द बिजनेस एंटिटी। बैंक नहीं बनाता BRS, कौन बनाता है? एंटिटी खुद बनाती है, बिजनेस BRS बनाता। अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस एंटिटी इटसेल्फ, मेजर कस्टमर ऑफ द बिजनेस ऑडिटर। बिजनेस खुद बनाता है और बिजनेस खुद, उसमें कौन बनाएगा? उसका अकाउंटेंट। ऑडिटर अपने लिए बनाता है, वो भी बनाता है, लेकिन मेन उसका यही होता है कि वो मेन वो बनाता नहीं है, वो चेक करता है, बैंक रिकंसिलिएशन बनी हुई चेक करता है, अगर ना बनी हो तो वो खुद बनाता है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज पार्ट ऑफ बैंक स्टेटमेंट, पार्ट ऑफ कैश बुक, अ सेपरेट स्टेटमेंट या अ सब डिवीजन ऑफ जर्नल। ये कोई जर्नल नहीं होता, ये एक सेपरेट स्टेटमेंट होती है जो हम किस पर्पस के लिए बनाते हैं कि जी डिफरेंस मैच हो रहे हैं या नहीं।
ये पेपर में सवाल आया हुआ है बहुत आसान सा। फेवरेबल बैंक बैलेंस मीन्स, कहता है फेवरेबल जो बैंक का बैलेंस है उसका मतलब क्या है? क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक, गलत। क्रेडिट बैलेंस इन द बैंक स्टेटमेंट, सही। डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक, सही। तो आंसर कौन सा हुआ? बोथ बी एंड सी, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल होता है और कैश बुक का डेबिट बैलेंस। अनफेवरेबल बैलेंस, पिक एनी टू। अनफेवरेबल, क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस इन द बैंक स्टेटमेंट, डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक, डेबिट बैलेंस इन द ए और डी। When a check is not paid by the bank on account of insufficient balance is called dishonor check। कहता है जब वो NSF लिखा होता है, not sufficient fund। Which of the following would not affect bank reconciliation? Cancelled check, time barred check, post dated check, all of the above। क्योंकि ये सारे चेक कैश बुक में लिखे जाते हैं। कहता है ये कौन से चेक हैं जो कि बैंक रिकंसिलिएशन बीआरएस को अफेक्ट नहीं करते, क्योंकि ये सारे चेक हम कैश बुक में सही करते हैं। तो बीआरएस के अंदर तो कौन से जाते हैं? एनपी, एनसी, एरर इन द। लो जी, वो प्लस माइनस वाले सवाल भी आ गया। An amount of rupees 1000 is debited twice in the bank statement instead of once। बैंक स्टेटमेंट में आपने 1000 को 2 दफा डेबिट कर दिया। बैंक स्टेटमेंट में 1000 को 2 दफा डेबिट कर दिया, करना एक दफा से था। कैसे ठीक करेंगे? एक दफा से या 2 दफा से? एक दफा से, क्योंकि एक दफा कैंसिल करना है। बीआरएस के अंदर क्रेडिट कर दिया 1000 से। When overdraft balance as per cash book, कैश बुक में ओवरड्राफ्ट बैलेंस था 5000 is the starting point for preparing the BRS। अब यहां पर मैं आपको दोबारा कोई बात बताऊंगा कि प्लस माइनस करते वक्त ये नहीं सोचना कि बैलेंस किसका है, ये सोचना है डेबिट है या क्रेडिट है। कैश बुक का बैलेंस कितना है? 5000, और 5000 बैलेंस कौन सा है? डेबिट है या क्रेडिट? क्रेडिट है, ठीक है। और है ये किसका? कैश बुक का। ये मैं वो भी वाले भी तरीका बताने लगा हूं, जरा ध्यान से, ये 2 मिनट आपने ध्यान से देने। What will be the balance as per bank statement containing the above error? कहता है बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस क्या होगा। एक तो अपने तरीके से भी कर सकते हो इसका। तो जैसे हम करते हैं, सपोज दैट यहां पर मैं लिख देता हूं पहले कैश बुक का 5000 है और ये 1000 ट्वाइस इन द बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट का डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, 1000 इधर आ जाएगा। ऐसा ही है, यहां पर इसको क्लोज करो, इधर भी 5000, इधर भी 5000, तो ये 5000 इधर आ जाएगा। यहां पर डेबिट साइड पर है तो इधर के साइड पर आ जाएगा क्रेडिट साइड पर। लो जी, इसको क्लोज करेंगे, इधर भी 6000, इधर भी 6000, और यहां पर बैलेंस आ जाएगा 6000। तो अकॉर्डिंग टू बैंक स्टेटमेंट बैलेंस कितना आ गया? 6000 ओवरड्राफ्ट। 6000 ओवरड्राफ्ट मतलब 5000 में 1000 ऐड कर दिया, आंसर आ गया ये। अब मैं करवाता हूं प्लस माइनस के तरीके से। ये तो था ना कि दोनों बुक्स में, दोबारा वापस आओ, यहां पे लिख देता हूं। याद रखें, आपने ये नहीं देखना कि बैलेंस किसका है, आपने ये देखना है कि बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट। इसमें हर क्रेडिट प्लस कर दो, हर डेबिट किस बुक का? जिस बुक का मर्जी। अब इसमें जो 1000 है वो बैंक स्टेटमेंट में डेबिट हो चुका है 2 दफा, और एक दफा से क्या करना है? क्रेडिट। 1000 क्रेडिट करेंगे तो 1000 क्रेडिट कर दो। अब क्लोज करेंगे, क्रेडिट में सारे क्रेडिट प्लस और डेबिट माइनस, तो ये क्रेडिट क्रेडिट दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। हाँ, एक और बात, ये जरा ध्यान से, ये बैलेंस आ जाएगा आपका बैंक स्टेटमेंट का। याद रखें,
इस मेथड से एडजस्टेड बैलेंस फाइंड नहीं होता। इस मेथड से क्या फाइंड होता है? कैश बुक के अनएडजस्टेड से बैंक स्टेटमेंट का अनएडजस्टेड, या बैंक स्टेटमेंट के अनएडजस्टेड से कैश बुक का अनएडजस्टेड। अनएडजस्टेड बैलेंस फाइंड होते हैं, यहां पर एडजस्टेड बैलेंस फाइंड ये प्लस माइनस के तरीके से। अगली बात और गौर, काबिले गौर बात, ये अकॉर्डिंग टू कैश बुक ये बैलेंस क्रेडिट है, तो अकॉर्डिंग टू कैश बुक ये बैलेंस क्या होगा? ये तो पता है ना। और आईकॉम में कैसे पढ़ाया जाता था, ये हो सकता है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता हो, लेकिन जो मैंने सुना हुआ है वो क्या कहते हैं कि अगर ये क्रेडिट है तो ये क्या होगा? डेबिट, और अगर ये डेबिट है तो ये क्या होगा? क्रेडिट। बट अगर ये बैलेंस आ जाता माइनस में, तो ये क्रेडिट तो ये भी क्रेडिट, ये डेबिट तो ये भी डेबिट। अगर पॉजिटिव है तो अपोजिट, पर अगर नेगेटिव है तो सेम। सेम अलग क्यों होता है? क्योंकि होता अपोजिट ही है, नेगेटिव होने की वजह से उल्टा हो जाता है। चलो 2 चीज 4 सवाल ना प्लस माइनस के तरीके से करते हैं, जिसमें अनएडजस्टेड बैलेंस फाइंड करने होंगे। बैंक सेंट डेबिट एडवाइस 50,000 टू कंपनी। बैंक ने डेबिट एडवाइस सेंड की, क्या मतलब इसका क्या है? बैंक ने डेबिट कर दिया। डेबिट एडवाइस का मतलब क्या है? बैंक ने डेबिट कर दिया। क्रेडिट एडवाइस का मतलब क्या है? बैंक ने क्रेडिट कर दिया। तो कंपनी बीइंग इंटरेस्ट ओवर ड्राफ्ट, इट वाज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, आइडेंटिफाई द करेक्ट एडजस्टमेंट इन द कैश बुक। क्रेडिट कर दो जाके, विल बी डेबिटेड, विल बी क्रेडिटेड। वो डेबिट एडवाइस है ना, तो वो गलती करवा जाता है कि डेबिट डेबिट लगता है। 30 a customer paid 80,000 but the cashier entered 88,000। वो कैशियर बैंक का होता है, हमारा होता है, दोनों को होता है। वैसे मेन जब जिस कैशियर की बात कर रहा होता है ना, वो हमारा कैशियर हो। जिस कैशियर की बात हो रही होती है वो कौन सा कैशियर होता है? हमारे अकाउंटेंट को भी कैशियर कहते हैं। इन द कैश बुक, कस्टमर ने चेक दिया 80,000 का, तो हमने अपनी कैश बुक में क्या करना चाहिए था? 80,000 से डेबिट, लेकिन कर क्या दिया? 88,000 से डेबिट। अब क्या करें? 8,000 से क्रेडिट करते हैं। तो ये बीआरएस का जो टॉपिक है हमारा, कॉमन सेंस का टॉपिक। व्हाट शुड बी द एडजस्टमेंट इन द कैश बुक? 8,000 will be debited, 8,000 will be credited। 31 a business deposited 50,000 cash into the bank account after banking hours। 50,000 business deposited into bank account after banking hours 30th June and recorded the deposit on the same date। पता चला क्या हुआ? मतलब हमने बैंक में पैसे जमा करवाए और हमने डेबिट कर दिया। The bank manager accepted the cash and issued the deposit slip of the next working day, stating that entry will be posted immediately on the next working day। 30th जून को हमने पैसे जमा करवाए और हमने 30th जून को लिख दिया, उसने 1 जुलाई को लिखा। Which of the following would be appropriate way to account for this deposit? क्या करना चाहिए इस डिपॉजिट का? हमने बैंक कैश बुक में लिख दिया, बैंक में अभी तक नहीं लिखा, तो क्या करना चाहिए? एनसी, बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट लिख दो। इंक्लूड दिस आइटम इन बीआरएस जस्ट लाइक आउटस्टैंडिंग चेक्स आर इंक्लूडेड। इंक्लूड दिस आइटम इन बीआरएस जस्ट लाइक अनक्रेडिटेड आइटम्स आर इंक्लूडेड। आउटस्टैंडिंग चेक तो एलपी होते हैं, और वो कहता है कौन सा लिखना चाहिए? या डेबिट सस्पेंस एंड क्रेडिट, या कहता है कैश बुक में रिवर्स कर दो, क्योंकि एंट्री तो कैश बुक में पास होती है। या द बिजनेस में चूज एनी ऑफ द अबव मेथड एज पर इट्स ऑन डिस्क्रिप्शन। कहता है या तो वो अपने हिसाब से, लेकिन इन तीनों में से तो नहीं कर सकता। तीनों में से, इन दोनों में से कहता तो कर देते, तो आंसर फिर ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा हुआ? बीटा। मंथली इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन द बैंक स्टेटमेंट, हर महीने
बैंक जितना हमारा इंटरेस्ट बनता है वो हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर देता है, बट नॉट अपेयरिंग इन द कैश बुक शुड बी डील इन द, तो क्या करें, रिसीट साइड पे लिख दे, रिकॉर्ड इन द रिसीट साइड ऑफ द कैश बुक। While review bank statement you notice that, जब ये प्रैक्टिकली घुस जाया करो, ऐसे समझो कि आपके सामने एक बैंक स्टेटमेंट पड़ी हुई है और एक कैश बुक पड़ी हुई है। While review bank statement you notice that bank inadvertently charge your bank account for another business bank charges. Which of the following action would be appropriate? क्या करना चाहिए, किसी और के बैंक चार्जेस से हमारे अकाउंट से निकाल दिए, मतलब हमारे बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया, अब बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट करना चाहिए। कहता है रिकॉर्ड दीज बैंक चार्जेस ऑन द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। ये तो बहुत ही नॉनसेंस सी बात है कि एक गलती बैंक स्टेटमेंट में और हम कैश बुक भी गलत कर रहे हैं। रिकॉर्ड दीज बैंक चार्जेस ऑन पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, नहीं, इंक्लूड दीज बैंक चार्जेस इन BRS and wait it bank notice the error itself and correct it is future. Include these bank charges and BRS and formally inform the bank about error and request the correction of it. सबसे appropriate कौन सा हुआ, डेल्टा। पहली बात दोबारा देखें, वो कहता है कि हम ना कैश बुक की पेमेंट साइड पर लिख देते हैं, ये तो बात ही गलत है क्योंकि ये एरर है, एरर जिस बुक का होता है उसी बुक में ठीक करते हैं। रिकॉर्ड दीज बैंक चार्जेस ऑन द पेमेंट साइड, ये भी ना हुआ, ये भी गलत, ये भी। इंक्लूड दीज बैंक चार्जेस इन BRS एंड वेट इट फॉर, हम कहते हैं BRS में लिख दो और वेट, वो कहता है कि आप बेहतर ये है कि आप फॉर्मली इन्फॉर्म द बैंक अबाउट दिस एरर। 34 a company had a receipt 989,000 and correctly prepaid in bank deposit slip 989,000. However, the company recorded the receipt in the cash book 998,000. How is the difference of rupees 9,000 handled on the bank reconciliation? क्या करना चाहिए, कैश बुक में गलत लिखा तो कैश बुक में ठीक करना चाहिए। क्या कम लिखे ज्यादा, कम लिखे ज्यादा, ज्यादा लिखी है, अब रिसीट ज्यादा लिखी है तो क्रेडिट कर दो, पेमेंट साइड पर लिख दो। इंक्लूड ऑन द रिसीट साइड, इंक्लूड ऑन द पेमेंट साइड। लो जी, बस क्वेश्चन रह गया 36 तक, उसके बाद फिर जानलेवा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। ये जानलेवा क्वेश्चन है नहीं, बेसिकली ये किसी एक सवाल है ना, आई कैप ने जो सवाल दिया उसी को ही उसने टुकड़े टुकड़े करके सवाल दे दिए। ये एक पूरा एक सवाल आया था पेपर में पहले। फॉर रिकंसाइलिंग बैंक बैलेंस अनप्रेजेंटेड चेक शुड बी एडेड टू द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट एंड डिडक्टेड फ्रॉम द कैश बुक। वो कहता है बैंक स्टेटमेंट में जाकर ऐड कर दो, या एंड लफ्ज लिखा हुआ है एंड का लफ्ज तो आता ही नहीं है और आता है डिडक्टेड फ्रॉम बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट या एडेड टू द कैश बुक, और उसमें डेबिट कर दो या उसमें डेबिट कर दो। और एक में डेबिट माइनस होता है, एक में डेबिट प्लस होता है। या डिडक्टेड फ्रॉम द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट एंड एडेड टू द एंड तो है ही नहीं, या एडेड टू द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, ऐड नहीं करना माइनस, क्योंकि हमने चेक इशू किया हुआ। जब चेक इशू करते हैं तो हम अपने अकाउंट से बैलेंस माइनस कर चुके होते हैं, बैंक स्टेटमेंट में अभी माइनस नहीं हुआ होता, या तो फिर वहां से माइनस कर दो या कैश बुक में वापस प्लस कर दो। लो मेरे भाई, आ जाओ मेन सवालों पे। मेन सवाल तो नहीं कह सकते, बट ये एक ही सवाल, वो असाइनमेंट अगर हमें मिल जाती तो उसमें ये सवाल था, ये एक ही सवाल है और उसने इसको तोड़ के 4-5 सवाल बनाए हुए। लिखा हुआ है बैलेंस एज पर कैश बुक 49,100। ऊपर क्या लिखा हुआ है, डिटरमिन द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। पहले मुझे ये बताओ, ये ऊपर वाला बैलेंस है नीचे वाला बैलेंस? ऊपर वाला। बैंक स्टेटमेंट का ऊपर होता ही ऊपर वाला। अच्छा, आप चाहो तो हम इसको प्लस माइनस के तरीके से भी कर सकते हैं।
क्योंकि जो अनएडजस्टेड बैलेंस हैं वो आप प्लस माइनस के तरीके से कर सकते हो, लेकिन जो एडजस्टेड बैलेंस है ना वो प्लस माइनस के तरीके से नहीं हो सकता। चलो जी, ये तरीका मैं आपको, ये 2-3 सवाल मैंने आपको प्लस माइनस के तरीके से करवा। बैलेंस एज पर कैश बुक 49,100, कैश बुक का बैलेंस है, डेबिट हुआ या क्रेडिट हुआ? डेबिट। चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड इन द बैंक स्टेटमेंट। एनसी 4600, और एनसी कौन सी नेचर होती है? क्रेडिट। अनप्रेजेंटेड चेक 6300, डेबिट। क्रेडिट ट्रांसफर अपीयरिंग इन द बैंक स्टेटमेंट बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। क्या करें कैश बुक में? डेबिट क्रेडिट? क्रेडिट ट्रांसफर है, क्रेडिट ट्रांसफर है, तो क्रेडिट ट्रांसफर का मतलब है अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। अब हम कैश बुक में क्या कर देंगे? कितना आ गया? 542। पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव है, तो ये डेबिट बैलेंस है, तो ये कौन सा होगा? ये जवाब आ गया। ये सवाल मैंने आपको पहले भी कहा था, ये ज्यादा आसान है, लेकिन इसमें सिर्फ 2 चीजें फाइंड हो सकती हैं बस, एक के अनएडजस्टेड से दूसरा अनएडजस्टेड। किसकी? ये प्लस माइनस नहीं देखना, डेबिट क्रेडिट देखना। डेबिट में डेबिट प्लस क्रेडिट, ये है स्टेटमेंट वाला तरीका। इसमें आपने ये नहीं देखना कि कैश बुक का, या इसमें ये देखना है जिस बुक में भी है डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। मैंने आगे लिख दी ना ये 4600, ये ऊपर मैंने लिखा ही नहीं है कि कैश बुक है। 4600 एनसी क्रेडिट होता है बैंक स्टेटमेंट में, 6300 एनपी डेबिट होता है बैंक स्टेटमेंट, और 3400 ये था क्रेडिट ट्रांसफर, इसने डेबिट होना था कैश बुक में। हमने ये नहीं देखना किस बुक में, हमने सिर्फ ये देखना डेबिट होना है या क्रेडिट होना। लेकिन ये प्लस, आप ये तरीका आपको नहीं पसंद, हालांकि ये ज्यादा आसान होता है, अब अपने तरीके से कर लें, वही सिंपल। इधर जरा गौर फरमाए दोबारा, इसको अगर हम अपने तरीके से करते तो एक साइड पर कैश बुक और एक साइड पर बीएमएस, डेबिट क्रेडिट। कैश बुक का बैलेंस था 49,100, एनसी कितना गिवन है? 4600, एनपी कितना गिवन है? और क्रेडिट ट्रांसफर कितना था? ये था ना बैलेंस, ये मेन तरीका था हमारा। इसको क्लोज कर देते हैं, जिसका ओपनिंग बैलेंस होता है क्लोज वही हो सकता है। 52, तो हमारा ये बैलेंस आ गया 52,500, तो एडजस्टेड बैलेंस आ गया 52,500। ये इधर क्रेडिट साइड पर, इधर किस साइड पर लिख देते हैं? डेबिट साइड। अब इसको क्लोज करो, 588,000। ये थोड़ा सा लेंथी मेथड होता है, 542, ठीक है। लेकिन ये है कि दोनों तरीके पता होने चाहिए, वो कैलकुलेटर भी हल हो जाता है, और इसको आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 37, इसका मतलब है हम फिर अपने तरीके पे रहे। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ओवरड्राफ्ट। अब ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, डेबिट क्रेडिट, और यहां पर हम लिख लेते हैं कैश बुक जी। 1490,850 सही लिखा है या गलत लिखा है? 1490,850 आउटस्टैंडिंग चेक। अब जरा गौर फरमाइएगा, आउटस्टैंडिंग चेक कौन से होते हैं? एनपी कहता है वो ये है, इंक्लूड, इसमें शामिल है क्या? चेक। अच्छा, एनपी और एनसी की सही डेफिनेशन पता क्या है? एनसी की डेफिनेशन सुने पहले। एनसी वो चेक होते हैं जो बैंक के पास हैं, हमारे चेक हमने बैंक को दे दिए, हमने डेबिट कर दिए, लेकिन बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं किए, लेकिन वो चेक है किसके पास? बैंक के पास। एनसी चेक वो चेक होते हैं जो हमने अपने कस्टमर को दे दिए,
अब उस वो जब मर्जी जाएगा वो चेक प्रेजेंट हो जाएगा, लेकिन अभी तक प्रेजेंट हुआ नहीं। वो चेक जो प्रेजेंट हो ही नहीं सकता ना, वो एनपी नहीं कहलाता। जो चेक प्रेजेंट हो ही नहीं सकता, नॉट प्रेजेंटेड चेक उसे कहते हैं जो हो सकता है, हुआ नहीं। हो सकता है वो जब मर्जी को चाहे, जो हो ही नहीं सकता प्रेजेंट, वो एनपीबी नहीं कहलाता। अब देखिए, कहते हैं अ चेक ऑफ ₹50,000 इशू टू सप्लायर बेरिंग इनकरेक्ट पेई नेम। हमने उसके ऊपर पेई नेम ही, पेई उसे कहते हैं जिसके पैसे देने थे, उसका नाम गलत लिख दिया। द चेक वाज रिटर्न्ड एंड रिकॉर्डेड ऑन 15th जुलाई। वो चेक वापस आ गया। अब वो जब चेक वापस आ गया, अब इसका क्या करते हैं? क्या ये अनप्रेजेंटेड चेक में होना चाहिए? क्योंकि उसके ऊपर तो नाम ही गलत लिखा हुआ है। अब हमने नॉट प्रेजेंटेड चेक उसको लिखा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर नाम, वो तो चेक वापस कैंसिल करना है। जो चेक कैंसिल किया जाता है ना, उसको कैश बुक में रिवर्स किया जाता है। जो चेक कैंसिल होता है उसे कहां लिखा जाता है? कैंसिल कब होता है? जब कोई गलत नाम लिख दो या ऊपर गलत डेट लिख दो। तो कितना आ जाएगा? 50,000 हमें यहां पर रिवर्स करना चाहिए था, ना कि उसको इसके अंदर शामिल होना चाहिए था। अब क्या करेंगे, इसमें से 50,000 माइनस कर देंगे। आगे, अ चेक इशू टू द सप्लायर 85,000 इंक्लूडेड इन द अबव अमाउंट करेक्टली, कहता ऊपर बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, वाज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज 58,000। कम लिखा हुआ है, ज्यादा लिखा हुआ कैश बुक में? कम। कितना कम लिखा हुआ? 85,000 का चेक इशू किया है, 27,000 तो इधर पूरा लिख देते हैं। अ चेक डेटेड 20 दिसंबर, और हमारा डेट क्या है? 20 दिसंबर का चेक। 30 जून आ गया, हुआ क्या? 4630 इशूड फॉर रिपेयर ऑफ अ कार was misplaced, वो चेक मिसप्लेस हो गया। The repair charges were paid in cash, हमने ना वो कैश के जरिए पैसे पे कर दिए। हमने चेक लिख कर दिया था, वो चेक अगले बंदे से गुम हो गया, वो हमारे पास वापस आ गया, हमने उसको कैश दे दिया। लेकिन ये चेक ऊपर, अब क्या ये एनपी है? क्या उसको चेक मिल जाए तो क्या वो बैंक में चला जाए चेक कैश करवाने? अब वो चेक कैंसिल हो जाएगा। हमने जैसे उसको पैसे दे दिए होंगे, वो चेक कैंसिल कर दिया होगा। द मिसप्लेसमेंट ऑफ द चेक वाज नॉट रिकॉर्डेड, और हम अभी तक हमने इसको रिकॉर्ड नहीं किया। द मिसप्लेसमेंट ऑफ द चेक वाज नॉट रिकॉर्डेड। अब क्या करना चाहिए था हमें? चेक इशू किया, हमने उस बंदे को कैश दे दिया, अब हमें यहां पर चेक कैंसिल कर देना चाहिए 4630 से। और ये तीनों चेक इस अमाउंट के अंदर शामिल है, हालांकि ये तीनों चेक अब एनपी है ही नहीं, तो वहां से हमने माइनस कर देने हैं और यहां पर लिख देने। तो ऊपर हमारे पास एनपी कितने थे? 3856300, जिसमें से 50,000 हमने माइनस कर देना है इनकरेक्ट पेई वाला, और 4630 माइनस कर देना है वो जो चेक मिसप्लेस हो गया। 85,000 करेक्टली रिकॉर्डेड है, उसका हमने कुछ नहीं करना, तो माइनस करो तो बाकी एनपी बच जाएंगे। बताओ जरा कितनी अमाउंट आ गई? 380167870। ओके, अब उसने जो सवाल क्या पूछा है, assuming the cash book balance has been correctly adjusted, what amount the balance bank balance shall be reported in the statement of financial position। कौन सा बैलेंस पूछा है? एडजस्टेड बैलेंस। एडजस्टेड बैलेंस याद रखें, बताते किसमें है? जाकर कैश बुक पे। ये बात कंफर्म याद रख लेना, एडजस्टेड बैलेंस आपने अकॉर्डिंग टू बैंक स्टेटमेंट नहीं बताना, अकॉर्डिंग टू कैश बुक बताना है। चाहे क्लोज करो इसको जरा, कितना बैलेंस आ गया? इसका टोटल कितना आ गया? 181490850 529252, इधर भी यही आएगा 5292520।
तो रजिस्टर्ड बैलेंस आ गया 5292,520। इधर ये क्रेडिट साइड पर आ रहा है, उधर किस साइड पर आ जाएगा, डेबिट साइड पर 5292,520। और यही बैलेंस उसने पूछा है, एडजस्टेड बैलेंस पूछा है। वो बैलेंस जो फाइनेंशियल पोजीशन में जाता है वो एडजस्टेड बैलेंस होता है। ठीक होगी बात। अब आपका ये बैलेंस बताओ कौन सा है, ओवरड्राफ्ट है या नॉर्मल बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट है। तो 5292,520। ठीक होगी बात। वो जितने मर्जी सवाल जिस अंदाज में भी पूछेगा वही जो सवाल बन सकता है। अब उसने पूछा क्या है, वही बैलेंस कौन सा, एडजस्टेड बैलेंस। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस गिवन हुआ है और अब कौन से बताए हुए हैं और उसमें कौन कौन से चेक शामिल है। चलें जी, यहां पर इसकी जगह थोड़ी है तो हम यहां बोर्ड पे कर लेते हैं। हाँ जी, कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट BRS। डेबिट और क्रेडिट। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट वन कौन सा है, ओवरड्राफ्ट है 1490850। कहते हैं एनसी आपके पास है ये, a check 366 received from a customer was returned by the bank as amounted in words was not in confirm with the amount in figure. The return was not recorded in the check we sent to the customer for replacement. अब मुझे बताओ ये चेक इसके ऊपर अमाउंट बराबर नहीं लिखी हुई चाहिए तो चेक डिसऑनर हो गया, और जो चेक डिसऑनर होता है वो एनसी नहीं होता, वो कैश बुक में रिवर्स कर देते। तो कितनी अमाउंट है 366,000। चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। अब इसमें से भी माइनस कर देंगे, ये हमारे हैं एनसी टोटल, इसमें से माइनस कर देंगे 366,000 क्योंकि ये एनसी का स्टेटस नहीं है। अगली बात, a check 76,000 received from a customer in settlement of invoice availing payment discount 5%. The collection was recorded by EG at gross amount of the invoice. कहता है एक चेक मिला था 76,000 का। EG मतलब जो हमारी बुक्स हैं, बिजनेस का नाम है। कहता है हमारे अकाउंटेंट ने पूरी अमाउंट लिख दी, 76,000 का चेक रिसीव हुआ था जो कि 5% नेट है, हमने पूरी अमाउंट लिख दी। कोई बता सकता है पूरी अमाउंट कितनी है, करके दिखाएं जरा मुझे। इस 76,000 5% डिस्काउंट है, पूरी अमाउंट कितनी है जल्दी से बताएं। चेक हमें रिसीव हुआ 5% डिस्काउंट के बाद, पूरी अमाउंट कितनी है। कितना 799,798,000। आपको कितना है, हाँ 80,000। हिफ्जा आपका कितना है 798,000 80,000 798,000। अच्छा मुझे ये बताओ, एक बात मैंने आपको बार बार बताई हुई है, अब उस पर फोकस करना। ये पहले लिखा, चेक रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर इन सेटलमेंट ऑफ एन इनवॉइस अवेलिंग पेमेंट डिस्काउंट 5%। ये जो 76,000 अमाउंट है ये आपके पास 5% के बाद मिली हुई है या 5% से पहले है। मतलब ये जो 76,000 का चेक मिला 5% डिस्काउंट के बाद, तो बाद वाली अमाउंट है। जब भी कोई अमाउंट परसेंटेज से पहले या बाद में है उसके ऊपर डायरेक्ट परसेंटेज नहीं लेते। ये तो अमाउंट है ही 95%। इस 76,000 अमाउंट है ये कितने फीसद है 95%। तो अगर आप लोगों को इसको किस पे डिवाइड करेंगे 95 पे, और आपको चाहिए टोटल अमाउंट कितने आ गया
इस चीज के ऊपर ना कोई बहुत बड़ी पेनल्टी डालनी पड़ेगी, तब ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा, वरना इस तरह से तो भूल जाएगा। 80,000 थी असल अमाउंट। अब हुआ ये, हमने ऑफर किया कि भाई जो जल्दी पैसे दे देगा ना, हम उसको 5% डिस्काउंट दे देंगे। एक कस्टमर को पता चला, उसने हमें 5% माइनस करके 76,000 दे दिया। बैंक स्टेटमेंट में 76,000 आ गया। ईडन गारमेंट्स ने भी लिख लिया, लेकिन उसने ग्रॉस अमाउंट लिख दी, मतलब उसने 80,000 लिख दिया। लिखना सा था कितना, 76,000, लिख कितना दिया, 80,000। तो गलती कहां हुई, कैश बुक में लिखना था 76,000, उसने कितना लिख दिया, 80,000। 4,000 से ओवर स्टेट कर दिया, तो 4,000 से हमने रिवर्स कर दिया। अब बाकी एनसी के अंदर ये गलती नहीं है, ये एनसी की गलती है ही नहीं, वो इसके अंदर 76,000 से शामिल है, ओके, लेकिन ये तो कैश बुक की गलती है। एनसी में ये 366,000 नहीं होना चाहिए था, ये माइनस करके बाकी का एनसी है। बताओ जरा, इसको माइनस करके कितनी अमाउंट आ गई, 6094। तो ये अब हमारे पास नॉट क्रेडिट चेक बैक है, 609400। लो जी, कौन सी बुक पहले क्लोज हो रही है, बीआरएस या कैश बुक? तो जिसका ओपनिंग बैलेंस होता है ना, वही क्लोज होती है। तो इसकी कौन सी अमाउंट बड़ी आ रही है, क्रेडिट साइड 609400, 609400 कितना आ गया, 460315। इधर ये डेबिट साइड पर आ रहा है, तो इधर के साइड पर आ जाएगा, क्रेडिट साइड पर 460315। उसने कौन सा बैलेंस पूछा है, एडजस्टेड या अनएडजस्टेड? एडजस्टेड तो यही होता है। ओके होगी बात, चलो जी जवाब आ गया, ऊपर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। 460315 और ये बैलेंस पॉजिटिव है जी। इसलिए अब देखो, मैंने आपको 76,000 रुपया दिया। आपने कहा था कि जी अगर आप हमें जल्दी पैसे दे दोगे तो 5% डिस्काउंट देंगे, ठीक है। मैंने आपके अकाउंट में 76,000 जमा करवा दिया। अब आपके अकाउंट में कितने पैसे आए, 80,000 आए या 76,000 आए? नहीं, मैंने आपके अकाउंट में जमा ही 76,000 करवाया, 76,000। अब आपके अकाउंट में 76,000 है, राइट, लेकिन आपके अकाउंटेंट ने 80,000 लिख दिया। कैसे पता चला 80,000 लिख दिया, ग्रॉस अमाउंट लिख दिया। अब पहले हम ये देखेंगे कि 76,000 जो जमा करवाया था, ये तो ग्रॉस है ही नहीं, ये तो नेट है। तो नेट किससे नेट है, 5% से। तो ये ओरिजिनली कितने फीसद अमाउंट है, 95%। ये 80% अमाउंट है, सॉरी 100% अमाउंट है ही नहीं। तो इसलिए हमने इसको गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड। आप 5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, तो 4,000 आ जाता। चलिए जनाब, नेक्स्ट क्वेश्चन 39। और वैसे भी ईडन गारमेंट्स वाला ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, आगे फिर ये नॉर्मल सवाल शुरू हो जाएंगे। सेम क्वेश्चन, ओवर स्टेटेड ओवरड्राफ्ट आपको गिवन है 149,850। अब वो कहता है कुछ गलतियों का पता चला। चलें जी, यहां से फिर से वैसा ही सवाल है, कैश बुक बनाएं और बीआरएस बनाएं, डेबिट क्रेडिट। हाँ जी, 1490850 ये हमें बैलेंस गिवन था। अब कहते हैं एन अनआइडेंटिफाइड क्रेडिट ऑफ ₹354,000 was appearing in the bank statement. It was found that a customer had online transfer 30th June day. कहता है एक बैंक स्टेटमेंट में अमाउंट ट्रांसफर हुई है 354,000, नहीं पता कहां से आई। बाद में पता चला कि वो पैसे कहां से आए हैं, कि हाँ, तो क्या करेंगे, एन अनआइडेंटिफाइड क्रेडिट हम डेबिट कर देंगे,
इट वॉज फाउंड दैट अभी वैसे उसने ये तो नहीं लिखा कि उसने ईडेड गारमेंट्स में नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम इसको 354,000 से डेबिट कर देंगे क्योंकि आप तो पता चल गया ना। नेक्स्ट, फॉलोइंग डेबिट क्रेडिट एडवाइस, ये आपको 5 जुलाई को मिली। बैंक चार्जेस अमाउंटिंग अमाउंट दिस, it has been noted that bank had overcharged EG by 1250। लो जनाब, ये भी अच्छा सवाल है। बैंक चार्जेस, हमें पता चला है कि बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू ₹7850। इट हैज बीन नोटेड दैट बैंक हैड ओवरचार्ज्ड, बैंक ने ज्यादा चार्ज कर दी, कितने से? 1250 से। तो 12 क्रेडिट करते कि 1250 से, और यहां पर भी तो लिखेंगे बैंक चार्जेस 7800 में से 1250 माइनस करके लिखेंगे। 7850 माइनस 1266। हाँ जी, दोबारा पढ़े जरा, ऐसा किया क्यों? देखें यहां पर ऊपर वाली लाइन से सब पता चलेगा, इस लाइन से कहता है डेबिट या क्रेडिट एडवाइस, मतलब बैंक डेबिट या क्रेडिट कर चुका है। कब? 30 जून को। हमें कब पता चला है? 5 जुलाई को। इसका मतलब है अभी हमने 30 जून को हमने नहीं लिखा होगा, हमें तो 5 जुलाई को पता चला। और बीआरएस किस डेट की बन रही है? 30 जून की। बीआरएस किस डेट की बन रही है? 30 जून की। अब पता चला कि बैंक ने चार्जेस लिखे हुए हैं 7850, और वो भी 1250 से ज्यादा लिखे हुए हैं। हमने पहले वहां से 1250 काम किए, और फिर जो अपनी कैश बुक में तो सही लिख देते हैं ना, जो उधर भी 7850 लिख देते हैं, फिर 1250 रिवर्स कर देते हैं। अगली बात, डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक 50,000। फिर पेमेंट स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन 12,000। तो जी सवाल हो गया आपका, कहता है कौन सा बैलेंस बताना है? एडजस्टेड बैलेंस। तो पहले तो इसको क्लोज करो ना, ये आ जाएगा 1490850। 1490850 कितना है? इसमें से 1250 माइनस कर दो, 1489600। इधर क्रेडिट है जो किधर चला जाएगा? 1489600। और उसने यही बैलेंस पूछा है, ऊपर वाली कोई चीज प्लस माइनस नहीं करनी, ऊपर वाली कोई चीज प्लस माइनस नहीं करनी। तो ये डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट, ये क्रेडिट बैलेंस है, मतलब कि ओवरड्राफ्ट है। कितना है? 1489600। हाँ जी, कोई बात ना समझ लगे ना तो साथ साथ पूछना है, ओके है। अब तो वैसे ही बी आपका लोगों का बीआरएस आखिरी सांसों पे है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। अब ये फिर आसान सवाल शुरू हो गए, वो जो मुश्किल सवाल थे खत्म। A bank statement show, a bank statement showed that check 70, 90, 100 had not been presented for payment, and that lodgement total to 10,000 had not been cleared। एनपी और एनसी हो गए। द बैलेंस ऑन द बैंक स्टेटमेंट 30 जून, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है ये, बताओ बैलेंस एज पर कैश बुक कितना होगा? काम सवाल ही खत्म हो गया। देखें आपके पास ये है बीआरएस, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है 1550, कुछ नहीं बताया हुआ, तो कौन सा बैलेंस हुआ? क्रेडिट। बैंक स्टेटमेंट कहना, हाँ जी, इसके 70, 90 और 1 लाख कितना हो गया टोटल? एनपी टोटल कितने हैं? 2,60,000। और एनसी कितने हैं? 2 लाख। यहां से बैलेंस निकाले, कैश बुक मिले। पहले इसका टोटल करें, 1760 1760। तो कितना बैलेंस आ गया? 1760 में से 260, 15 लाख।
इधर ये डेबिट साइड पर आ रहा है, इधर किधर आ जाएगा? तो बताओ ये डेबिट बैलेंस है क्रेडिट? 15 लाख डेबिट से बाबा। ओके की बात? या तो सवाल थ्योरेटिकल आएगा, बाकी दुनिया के सारे सवाल इसी फॉर्मेट के अंदर एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन यह है कि एक दफा आपने खुद से सवाल करने हैं। हाँ पूछे, नहीं पूछे तो ये वो वाला भी डेबिट ही है। हाँ जी, क्योंकि बैलेंस है जिधर मर्जी लिखा हो, कोई और कुछ प्लस माइनस वाला था नहीं ना। अगर कुछ होता तो फिर प्लस माइनस करके ऊपर वाला बैलेंस लिखते जी। क्लोजिंग बैलेंस जिस साइड पर होता है वो साइड का नहीं होता, अपोजिट साइड होती है। ठीक है, क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं और अभी तक आपको पहली बात है समझ लेनी। ठीक हूं। जबार कैश अकाउंट 30 जून शोड एन एसेट। एसेट का मतलब क्या है? डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट? कैश बुक का डेबिट बैलेंस 1,660,000। His bank statement showed an overdraft 450,000। बैंक कहता है आपने 450 देना है। हमारे हिसाब से क्या है? 16,60,000 हमारा बैंक में पैसा पड़ा हुआ है। क्या हुआ? क्यों लिखा हुआ है? अनएडजस्टेड बैलेंस होता है ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, ऊपर वाला बैलेंस वो अनएडजस्टेड ही कहा जाता है। और वो फेवरेबल भी लिख सकता है, अनफेवरेबल भी लिख सकता है। अनएडजस्टेड का मतलब सिंपल है बिफोर एडजस्टमेंट। ठीक है, उसके बाद बैंक क्या कह रहा है? 450 आपने मेरा देना है और हम क्या कहते हैं 16,60,000 आपने मेरा देना है। अब हुआ क्या? ऑन रिकनसाइलिंग द कैश अकाउंट। अच्छा ये 450 डेबिट पे आ रहा है, माजरत। चलिए जी, हाँ जी। The debit side of the cash account had been undercasted। undercasted का मतलब होता है कम लिखा गया। डेबिट साइड ऑफ कैश अकाउंट कम लिखा गया तो पूरा कर देते हैं। डेबिट साइड कम है तो इधर पूरा कर दो। फिर a total on the receipt side of the cash book 2475 had been brought forward as 4275। receipt side 2475 था, हमने आगे लिखते हुए 2427 ज्यादा लिख दिया। डेबिट साइड या कम? कितनी ज्यादा लिखी? 18 लाख। तो 18 लाख से क्या कर दो रिवर्स। ओके की बात। नेक्स्ट, a check received by Jabbar 220 had bounced, no entry was made recorded by Jabbar, check received but dishonor। 2,20,000 का चेक हमने रिसीव किया था, बाउंस हो गया तो रिवर्स कर। और चेक रिसीव बट डिसऑनर। बैंक चार्जेस कैश बुक में ओमिटेड है 1,84,000। अनप्रेजेंटेड चेक एंड अनक्लियर्ड चेक। अनप्रेजेंटेड है 520,000 और 6,2 कहता है बैलेंस एज पर कैश बुक रिपोर्टेड इन द स्टेटमेंट ऑफ। दोनों के बैलेंस ओपनिंग गिवन थे, जिसको मर्जी क्लोज कर लो आंसर तो वही आएगा। जल्दी से फिर करो क्लोज इसको। ये 18 इसका ना ओवरड्राफ्ट ही आना है मुझे लगता है। टोटल है रजिस्टर्ड बैलेंस कितना? 22 लाख। खुदा करो
344 किस साइड पर आ रहा है? तो ये एसेट हुआ लायबिलिटी हुई? लायबिलिटी हुई। तो 344,000। जब घर सवाल करते हो ना तो उस वक्त ना सोचा करो, फोकस किया करो। तो फोकस करके सवाल कर लो तो जिंदगी आसान हो जाती है। लो जी, सेम क्वेश्चन। चले जी, वापस हो, वापस। द बैलेंस इन जुबार कैश अकाउंट एन एसेट। सेम क्वेश्चन। अच्छा, अब ना 3 जीरो को हम निकाल रहे हैं फिलहाल। और ओवरड्राफ्ट कितना गिवन है उसका? डेबिट क्रेडिट 450। On reconciling cash account, he discovered that unpresented check 520 और uncleared check 626। कहता है बैलेंस एज पर कैश बुक, तो इसी को क्लोज कर लो, बस 1660 ही है। अनएडजस्टेड बताना है, एडजस्टेड बताना है? इसने क्या किया हुआ है? कहता है 30 जून का बैलेंस है 1660 इस बैंक। अच्छा, बेसिकली इसने इसकी चीजें नहीं बताई, कैश बुक में जो चीजें एडजस्ट होने वाली है। तो फिर यहां से निकालते हैं, ये सवाल इनकम्प्लीट है वैसे, उसको ना ये देना ही नहीं चाहिए था बैलेंस, तब ये सवाल ठीक होता। ये अगर वो ये बैलेंस दे देता है सवाल के अंदर, तो ये तो सीधा सीधा इसी के अंदर यानी यही इसका कैरेक्ट होना आ जाता। तो ये सवाल गलत है। अच्छा चलो, हम गलत सवाल को कर लेते हैं। ये कितना आ गया? 970। ये भी आ गया 970। 626 माइनस के कितना बच गया? 344। 000 क्रेडिट साइड पर आ रहा है, इधर के कैश बुक में डेबिट साइड पर आ जाएगा। और ये डेबिट साइड पर आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ? लायबिलिटी है। ओवरऑल ये सवाल की ऊपर वाली लाइन काट दो, वरना ये सवाल गलत है। ये पूरी लाइन काट दो जी। 43। अच्छा, ये ना मुझे सवाल करके दिखाओ जल्दी से। ये 43 और 44 दोनों सवाल करो। मैथ कौन जीता? नहीं देखते? माशाल्लाह हैं। आपने ईद इधर मनाई है, इस्लामाबाद में मनाई है?
हाँ जी, हो गया। दोनों चलिए चेक कर लें, हो गया नहीं? कैश बुक और BRS। अब तो वैसे ही ना चीजें याद हो जानी चाहिए, बस थोड़ी सी ना नीयत बनाओ, जब बंदा नीयत बना लेता है फिर काम आसान हो जाते हैं। While reconciling the bank statement, ABC Textile for the year end balance as per bank statement overdrawn 806,436 बैलेंस एज पर बैंक स्टेट। फिर वो कहता है चेक ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड NP 377,784 टाइम बार्ड चेक 5,000 was replaced with the new check and entered in the cash book without the previous check being cancelled। याद रखें जब भी नया चेक लिखते हैं पहले पिछला चेक रिवर्स अगर उसने नहीं किया हुआ तो अब हम कर देते हैं। कहता है नया चेक लिख कर दिया, पिछला चेक रिवर्स नहीं किया तो चेक गलती से पिछले चेक की है, उसको रिवर्स करना है। नया चेक उसने लिख लिया होगा क्योंकि उसने कहा कि पिछला चेक रिवर्स नहीं किया। बोथ द चेक आर इंक्लूडेड इन अबव। अब बताओ एक चेक टाइम बार्ड हो गया, आपने नया चेक लिखवाया, पिछला चलो हमने कैंसिल कर दिया, उसने नहीं किया था। अब ये दोनों चेक, क्या ये दो चेक है, एक ही चेक है? चेक तो एक ही है, लेकिन वो कहता है ये दोनों चेक आपके इस अनप्रेजेंटेड के अंदर शामिल हैं 5, तो चेक तो एक है ना, अनप्रेजेंटेड चेक दो नहीं है। देखिए मैंने आपको चेक आपने मुझे लिखकर दिया 5,000 का, वो टाइम बार्ड हो गया, मैंने कहा कि यार ये चेक की डेट गुजर गई है, मुझे दोबारा चेक लिख कर दे दे। आपने वो चेक फाड़ दिया और दूसरा चेक मुझे लिख कर दे दिया, तो बेसिकली चेक तो एक ही है ना। लेकिन वो कहता है जो इस अनप्रेजेंटेड के अंदर शामिल है ना,
वो पिछला चेक 5,000 वाला भी शामिल है, जो नया चेक लिखा है वो भी शामिल है, तो एक 5,000 वाला रिवर्स कर दिया, या उसी में से माइनस कर दो, या इनमें से जो एक 5,000 वाला चेक है वो जो कैंसिल हो गया यहां भी क्रेडिट कर दो। ओके की बात। नेक्स्ट खत्म। अब क्या कहते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन का बैलेंस बताना है, तो पहले इसका टोटल करें, कितना आ गया, कितना 118422 इधर भी ये लिख देंगे, तो इसका बैलेंस कितना आ गया, 5,000 माइनस कर दो इसमें से 1179, इधर क्रेडिट इधर किस साइड पर आएगा, डेबिट साइड पर 117922, तो यही बैलेंस बताना था, और ये बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट बैलेंस। हाँ जी सेम क्वेश्चन है, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, तो यहां पर लिख लेते हैं डेबिट क्रेडिट 806436, कहता है चेक बट नॉट प्रेजेंटेड 37784, कहता था अबव अनप्रेजेंटेड चेक इंक्लूड चेक 25,000 इशू टू सप्लायर दैट इज टाइम बार्ड, कहता है वो टाइम बार्ड हो गया, तो टाइम बार्ड चेक का क्या करते हैं, यहां पर लिख देते हैं 25,000, कहता था अबव अनप्रेजेंटेड चेक इंक्लूड, उसमें शामिल है, तो उसमें से भी माइनस कर देते हैं, या यहां से माइनस करके लिख दें, क्योंकि वो अनप्रेजेंटेड तो नहीं रहा, वो तो उसको उधर माइनस कर देना। अच्छा टाइम बार्ड हो रहा है 3 जनवरी को, तो फिर तो टाइम बार्ड है ही नहीं, टाइम बार्ड की तो डेट अभी रहती है, हमारा ईयर एंड क्या है 31 दिसंबर। दो बातें याद रखना, चेक रिसीव्ड बट डिसऑनर, जब पता चल जाए चाहे वो डेट जो मर्जी हो, वो चेक डिसऑनर रहता है, क्योंकि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि हमने एसेट्स ओवरस्टेट नहीं करने, और टाइम बार्ड चेक जब तक टाइम बार्ड ना हो जाए तब तक उसको टाइम बार्ड नहीं कहना, बट चेक रिसीव्ड वाला जब भी पता चल जाए डिसऑनर कर दो, चेक रिसीव बट डिसऑनर की जब भी डेट का पता चले डिसऑनर कर दो, लेकिन चेक इश्यूड को तब तक डिसऑनर ना करो जब तक कि डेट नहीं आई, तो ये इसके अंदर शामिल रहने देंगे, सवाल हो गया ये, तो फिर इसका टोटल कितना आ गया 118422, इधर भी वही बैलेंस आएगा, इधर क्रेडिट साइड इधर डेबिट साइड पर आ जाएगा, और बैलेंस कौन सा हो गया, क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 45, हाँ जी वो कहता है a check rupees 125,000 drawn by the company to pay for a new item of plant had been mistakenly entered in the cash book as 12,500। लो जी चेक इशू किया था 1,25,000 का, कैश बुक में कितने से लिख दिया 12,500 से, कम लिखा ज्यादा कम, जितना कम किया है उतना लिख दें, कितना कम हुआ है 1,12,500। अगली बात, a check issued of rupees 13,200 by the company has been entered in the credit column of the bank statement। चेक इशू किया था तो बैंक स्टेटमेंट में डेबिट करना था, उसने क्या कर दिया बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट कर दिया, अब डबल अमाउंट के साथ डेबिट करेगा, और किधर करेगा बैंक स्टेटमेंट में, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट की गलती है 264। कहते हैं इसको ठीक कैसे करना है, व्हाट इज द अप्रोप्रिएट एक्शन व्हाइल द रिकंसाइलिंग, कहते हैं रिकॉर्ड इन द रिसीट साइड, ये तो गलत हो गया क्योंकि पेमेंट साइड पे लिखना है, आगे रिकॉर्ड 1,12,000 इन पेमेंट साइड हैज ऑलरेडी बीन अकाउंटेड फॉर करेक्टली, नहीं रिकॉर्ड 1,12,500 ऑन द पेमेंट साइड इंक्लूड एडजस्टमेंट 13,200, ये भी गलत पेमेंट साइड पे, और बैंक रिकंसिलिएशन में 26,400। लो जी 46 क्वेश्चन, इस तरह के सवाल भी बड़े अच्छे आते हैं, लेकिन वहां पर बंदा कुछ ना कुछ कर बैठा है, ये तो सवाल मुझे लगता है हमने कर लिया हुआ है, नहीं। On 30th June the bank and bank statement overdraft but with the difference amount,
On scrutiny the record it was discovered that check deposited, यहां पर देखिएगा check deposited in the bank in the last week amounting 121550000 was wrongly credited in the bank book. बैंक बुक कौन सी होती है, बैंक स्टेटमेंट या कैश बुक? कैश बुक। कहते हैं लास्ट वीक में अमाउंट हुआ क्या, चेक डिपॉजिट करवाए थे तो किस साइड पर लिखने चाहिए थे, रिसीट साइड पे, हमने किस साइड पर लिख दिया, क्रेडिट साइड पर। अब क्या करेंगे, डबल अमाउंट के साथ कितने डबल बनेगी, 31,000 3100 क्या कर देंगे, रिसीट साइड पर लिख देंगे, डेबिट साइड पर लिख देंगे। अगली बात वो कहते हैं आउट ऑफ दिस चेक अमाउंटिंग 10501 क्लियर्ड बाय द बैंक, कहता है जो हमने चेक जमा करवाए थे उसमें से 1050 के चेक क्लियर हो गए, नहीं, क्लियर्ड बाय द बैंक इन जुलाई, इसका मतलब है 30 जून तक वो क्लियर नहीं हुए, बाकी क्लियर हो गए, तो ये किधर चला जाएगी, एनसी हो गए 1050000। अगली बात, whereas a check of ₹500,000 deposited on the 29 June was dishonored by the bank on 2nd July। अब ये चेक रिसीव डिसऑनर है, ये जब मर्जी पता चले हमने डिसऑनर कर देना है। चेक इशूड कब डिसऑनर करते हैं, जब तक डेट ना आए तब तक डिसऑनर नहीं होता, टाइम बार्ड नहीं होता। तो इसकी डेट ये ना कहना कि 30 तक तो हुआ ही नहीं, तो ये हमारा कैश बुक में क्या कर देंगे, क्रेडिट, कितनी अमाउंट से, लो जी सवाल हो गया आपका। कहते क्या क्या काम करोगे, कैश बुक में डेबिट करेंगे, कैश बुक में क्रेडिट करेंगे, बीआरएस में क्रेडिट करेंगे, यही एक्शन हुआ ना। अब करो जरा, इंक्लूड 1550 गलत, जहां 3100,000 है ना वही जवाब होगा। पहला इंक्लूड रिसीट साइड, ओके, एडजस्ट एनसी चेक 1550, एनसी चेक कितने हैं 105, आगे रिसीट साइड पे 31, जी ठीक है, 500 पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक, ये भी ठीक है, और एडजस्ट अनक्रेडिटेड चेक ये गलत है, अमाउंट गलत है, तो फिर जवाब ही यही है। जब 3 गलत मिल जाएं तो फिर चौथा जो भी है वही जवाब है। फिर भी देख लेते हैं, ये देख लो खुद ही, कैश बुक की रिसीट साइड 5 लाख पेमेंट साइड और एनसी 105। लो जी रांझा रांझा नेक्स्ट, कहते 30 जून का रांझा एंटरप्राइज रिफ्लेक्टेड ओवरड्राफ्ट बट विद द डिफरेंस ऑन स्क्रूटनी डिस्कवर फाइनेंशियल चार्जेस ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 750,000 recorded in the bank statement. However, review by account officer indicate an error and RE recorded correct amount 510,000 in the bank book. लो जी, हमने देखा बैंक स्टेटमेंट में लिखा हुआ 750, हमारे अकाउंट ऑफिसर ने देखा कि हमने तो 510 लिखा हुआ है और यही करेक्ट अमाउंट है, तो क्या किया जाए, एक्शन क्या होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट में सही कर लेना चाहिए कितनी अमाउंट से, उसने ज्यादा से डेबिट किया हुआ है, कितने से ज्यादा से डेबिट किया हुआ है 240, तब क्या करें, बीआरएस के अंदर उतनी अमाउंट के साथ क्रेडिट कर दे। ढूंढो फिर, कहता रिकॉर्ड बैंक चार्जेस ऑन द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, रिकॉर्ड रिवर्सल कैश बुक 240 रिकन, ये यार 2015 के अंदर बैंक बुक और ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, सारा वही बात है। आगे यहां पर देखते हैं, इट वाज डिस्कवर्ड दैट चेक इशूड टू सप्लायर अमाउंटिंग, ये भी बड़ा, ये वैसे ये पूरा एक फुल फ्लेज क्वेश्चन है कि उसके टुकड़े किए हुए। हाँ जी, जरा ये बड़ी अच्छी गलती है, गलती दर गलती, जरा देखिएगा, चेक इशू किया कितनी अमाउंट से, क्या करना चाहिए था वैसे नॉर्मल, हमें क्रेडिट कर लेना चाहिए था और बैंक में डेबिट होना चाहिए था। अब हुआ क्या, एंटर्ड इन द बैंक बुक एज 4050, बैंक बुक में गलत लिखा गया,
और बैंक के अंदर 4500 से लिखा गया, उधर भी गलत लिखा गया। अब सही कैसे करेंगे? कैश बुक में भी ठीक करो और बैंक स्टेटमेंट भी ठीक करो। कैश बुक में कैसे ठीक करेंगे? इनका डिफरेंस ले, कम लिखा हुआ ज्यादा कैश बुक में, कितने से ज्यादा लिखा हुआ? 45,000 से बैंक बुक में डेबिट कर देंगे, ऐसा ही है क्योंकि ज्यादा लिख दिया गया ना। और बीआरएस के अंदर 4500 से उधर भी ज्यादा लिखा गया, डेबिट करेंगे, कैश बुक में डेबिट और बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट। डिफरेंस बताओ कितना इसका? 450,000, 490। बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट और कैश बुक में डेबिट। ढूंढो जवाब अपना। कैश बुक की रिसीट साइड पे सी ऑप्शन कहता है, उसकी रिसीट साइड पे और उसकी, और कहता है इंक्लूड 490, उसने लिखा ही नहीं डेबिट क्रेडिट। चलो अच्छी बात है ये तो। लो जी 49 जी। 30th June on scrutiny it was discovered that supplier issued a check 125,000 and time barred and was cleared on the next day। हुआ ये, चेक इशू किया 1,25,000 इन प्लेस ऑफ अ टाइम बार्ड चेक, एक नया चेक लिखकर दिया पुराने चेक के बदले, और वो क्लियर भी हो गया, मतलब वो एनपी या एनसी नहीं रहा। However, cancellation of the time barred check was not recorded। कैंसिल नहीं किया। कैंसिल कैसे करेंगे? कैश बुक में डेबिट लिख, और टाइम बार्ड चेक कैंसिल कैसे करते हैं? पहले हम इशू कर चुके होते हैं, क्रेडिट कर चुके होते हैं अपना बैंक, अब वापस क्या कर देंगे? डेबिट। और बीआरएस के अंदर कैंसिल चेक का कुछ कहता है, इंक्लूड 120,000 और रिसीट साइड ऑफ द कैश बुक एंड अनप्रेजेंटेड ऑफ चेक शैल बी रुपीज नील। ये बात ठीक नहीं है क्योंकि वो तो क्लियर है, एनपी तो रहा ही नहीं। कहते वो अगले दिन ही चेक कैश हो गया, तो एनपी है ही नहीं। एनपी वो होता है जो अभी तक कैश नहीं हुआ था। जवाब तो यही बनता है, कहते एनपी चेक गलत, बाकी तो उसके पहला जवाब ठीक है इसका। लो जी लास्ट क्वेश्चन आपका बीआरएस का, और उसके बाकी वो सवाल भी देखते हैं जो आपके नहीं हुए जी। लिखा हुआ है, पता चला पेमेंट साइड 50,000 से 2 दफा लिख दी है, वो एक दफा से डेबिट कर दो, एक दफा रिसीट साइड, ठीक होगी बात। लो जी अब सवाल निकालो जो एडिशनल क्वेश्चन है उसमें से। अच्छा अब ना वैसे तो मैं भेज दूंगा इसकी फाइनल असाइनमेंट, आप भी ऐसा करो कि उसको ना जो फाइनल असाइनमेंट है ना उसको ना हार्ड फॉर्म में बेहतर है, हार्ड, क्योंकि इस तरह से आपकी आंखें चुनी चुनी हो जाएंगी। ठीक है, पहले आप इतना ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करते हो और ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो आंखें खराब हो जाएंगी, तो इसलिए हार्ड फॉर्म में ले लेना वो, ठीक है। जिसके पास नहीं है ठीक है, जो घर वालों से पैसे लेकर खा जाए तो वो फिर मोबाइल इस्तेमाल करे, मोबाइल में पैसे पूरे करे। हाँ जी बताएं सवाल कौन सा है? एक मिनट मैं वो एडिशनल क्वेश्चन निकाल लूं। डॉक्यूमेंट्स जी बताइएगा जरा कौन सा सवाल है? फोर्टी अच्छा, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी है। ये तो फाइनल अकाउंट गया ना, हमने फाइनल अकाउंट भी शुरू करना है, बस ये मंडे से इंशाल्लाह फाइनल अकाउंट शुरू हो जाएगा। ये कितने सवाल है फाइनल अकाउंट के, चलो ये भी पता चल जाएगा। 20 है माशाल्लाह, इसका मतलब है फिर तो हम शुरू करें, 2 सवाल डेली के करने पड़ेंगे,
जिंदगी आपकी खुशगवार हो जाएगी, ऐसे जो बोरियत थी खत्म हो जाएगी, क्योंकि 2 सवाल से ही 5-6 घंटे ले जाएंगे आपके। तो माशाल्लाह, ये तो अल्लाह ने बहुत करम कर दिया कि आपको अच्छे सवाल इधर ही मिल जाएंगे सारे। पेज नंबर बताइएगा मुझे। 155। क्वेश्चन नंबर 43। ये लाजमी करिएगा, वैसे भी अच्छा होता है। रिसीट 750 वाज ओवरस्टेटेड। ओवरस्टेटेड का मतलब है तो ज्यादा लेके देना, एंड पेमेंट अंडरस्टेटेड, द बैलेंस कैश बुक वाज। कहता है कि अगर आपकी रिसीट साइड ओवरस्टेटेड है, 750 से ज्यादा लिखा हुआ है, डेबिट साइड आपने 750 से ज्यादा लिखी हुई है, और क्रेडिट साइड आपने कम लिखी हुई है, तो इसको भी तो क्या करेंगे, सही करने के लिए ये कम लिखी हुई है, तो 500 से अगर हम ये 725, तो हमने ओवर स्टेटेड का मतलब है उसने कहा है द बैलेंस ऑफ कैश बुक वाज, एरर से पहले क्या हो चुका है, हमने ठीक नहीं करना, गलती कितनी हुई है। देखें 750 से ज्यादा लिखा हुआ है, 500 से कम लिखा हुआ है, तो ओवरऑल हमारा बैलेंस ओवर स्टेटेड हुआ है या अंडर स्टेटेड हुआ है। आसान तरीका बताता हूं, मेन करना क्या था, सही कर लो। 750 डेबिट करेंगे, ओवर स्टेटेड सॉरी क्रेडिट करेंगे, और 500 से अंडर स्टेटेड है तो उधर पूरा करेंगे। 1250 हमने पेमेंट साइड पर लिख दिया, सही किया, इसका मतलब है गलत क्या था, 1250 से ज्यादा लिखा हुआ था। देखिए याद रखें, अगर वो कहता ना बताओ कैश बुक का बैलेंस डिक्रीज करोगे या इंक्रीज करोगे, तो 1250 से डिक्रीज करेंगे। सही करने के लिए पेमेंट साइड पर लिखा है ना दोनों, तो हो क्या चुका था, ओवर स्टेट हो चुका था, इसलिए अब आप उसको कम कर रहे हो सही करने के लिए। तो आसान तरीका इसका क्या है, क्योंकि आपको ना सही करना आता है बैलेंस, तो गलत जब भी उसने, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब उसने लिखा हो ना ओवर स्टेटेड या अंडर स्टेटेड, इसका मतलब है गलती से पहले का बता रहा है, और जब वो कहना इंक्रीज बाय डिक्रीज बाय, गलती के बाद वाला बता रहा है। अभी वो पूछ रहा है बताओ आपने पहले क्या किया था, सिंपल सी बात है, आप सही करो, सोचो ही ना। सही करने के लिए अपना कैश बुक का बैलेंस 750 से भी क्रेडिट करोगे और 500 से भी क्रेडिट करोगे, टोटल आपने 1250 से क्रेडिट कर दिया, ये तो सही किया। क्यों क्रेडिट किया, पहले डेबिट हो चुका था। जो जब हम सही करते हैं तो जो काम हम सही कर रहे हैं, इसका मतलब उससे पहले क्या हो चुका था, उल्टा 1250 से ज्यादा हो चुका था, आपने सही किया तो 1250 से कम कर दिया, तो ये ओवर स्टेटेड बैलेंस है 1250। और बस देखो 750 से हमने ज्यादा लिख दिया था, ओवर स्टेट कर दिया था, कौन सी साइड, रिसीट साइड, और पेमेंट साइड 500 से कम कर दी थी। क्या ये 500 लिखा नहीं, ये अंडर स्टेट किया था, कम लिखा था। अब ओवरऑल बात मैं आपको बताता हूं, आपने 750 अपना जो बैलेंस है रिसीट से ज्यादा कर दी, 750 से ज्यादा हो गया, पेमेंट साइड कम कर दी, इसका मतलब है पेमेंट साइड कम लिखने की वजह से आपका बैलेंस ज्यादा आया होगा या कम, पेमेंट साइड कम करने की वजह से ओवरऑल तो बैलेंस बढ़ गया होगा, ज्यादा है। अगर 750 ज्यादा लिख दिया और 500 से पेमेंट साइड कम लिख दी, तो ओवरऑल बैलेंस आपने बढ़ा दिया 1250 से। उसने कहा गलत क्या हुआ था, सही नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है, गलती की वजह से क्या हुआ था, सही कैसे करेंगे, 1250 से अपना बैलेंस कम कर देंगे। ठीक है, चलो जी, आप लोगों का BRS कंप्लीट हो गया। अच्छा, आप आ जाए जरा सोल्यूशन पे।